हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। माय नेम इज़ कृष्णानंद पांडे और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और ओहलिन का जो क्लैश हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के, जो सेपरेट थ्योरी बनाने का। आज हम इस वाली वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इसके लिए एक बार आप इसको कहानी के तरीके से याद करो तो एक टाइम है ऐसा जब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के थॉट्स जो उन्होंने दिए थे उसको अपोज करते हुए ओहलिन ने अपने थॉट दिए थे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के क्या थॉट्स थे और ओहलिन ने अपने थॉट्स के जरिए कैसे उन चीज़ों को नकारा था कि किस तरीके से हमें एक इंटरनेशनल थ्योरी के लिए अलग से कोई सेपरेट सिद्धांत बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर हमें कि जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जोर डाल रहे थे कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते थे कि आपको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अलग से थ्योरी बनाने की ज़रूरत है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि वो जो हमारे इंटरनल ट्रेड को, यानी कि हमारे जो होम ट्रेड जिसे हम कहते हैं, इंटरनल ट्रेड को कहते थे कि वो अलग होता है किससे? इंटरनेशनल ट्रेड से। किस ट्रेड से? इंटरनेशनल ट्रेड से अलग होता है। ठीक है, तो इस बात को लेकर के उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड को हमेशा इंटरनल ट्रेड की तरह देखा जाता है, जो कि गलत है, और इसके लिए अलग से थ्योरी होनी चाहिए और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अलग से थ्योरी होनी चाहिए। आज हम इस पॉइंट पर बात करेंगे कि क्या दोनों के लिए अलग थ्योरी होनी ज़रूरी है, अगर नहीं है तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर ओहलिन ने बोला कि ऐसा ऐसा जो पॉइंट्स दिया गया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पे कैसे उन्होंने उसको नकारा, क्या कहा कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि इसके लिए आप अलग थ्योरी बना दें। तो हम उन सारे पॉइंट्स के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे आज। और इस वाली वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इस पेपर की 3rd वीडियो है। आप 2nd वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉरेन ट्रेड की। वहाँ पर मैंने 2nd वीडियो डाल रखी है, उसे आप देख लीजिए पहले, ताकि आपको 3rd वीडियो समझने में आसानी रहे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर क्या ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू थे जिस पर जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और ओहलिन आपस में टकरा गए थे। ओहलिन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, ये सारी चीज़ें आगे हम जानते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ओहलिन थे उनका क्या कहना है और जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनका क्या कहना है। तो बेसिकली ओहलिन जो हैं वो क्या कह रहे हैं और क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कह रहे हैं, इन दोनों को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि इन दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी है, जो एक तरीके से आर्गुमेंट्स दिए गए हैं वो हैं क्या। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन कौन हैं आप इनको ध्यान से समझ लीजिए। ये आपके एडम स्मिथ हैं, ठीक है, ये आपके एडम स्मिथ हैं, ये आपके माल्थस हैं और ये आपके रिकार्डो हैं। ठीक है, ये रिकार्डो है, डेविड रिकार्डो। ठीक है, ये तीनों लोगों ने एक्चुअल में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इन्हें ही कहा गया है। ठीक है, वैसे तो ये एक पूरा ग्रुप है जिसमें पुराने इकोनॉमिस्ट को रखा जाता है, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में हम यहाँ पर सिर्फ 3 की चर्चा कर रहे हैं। इन तीनों ने इस बात को रखा था कि हमें एक सेपरेट थ्योरी की ज़रूरत है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, क्यों ज़रूरत है, क्या है इसके लिए, और उन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे वो मैंने 2nd वीडियो में आपसे अपलोड कर रखा है, उससे जा करके देख लो ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, यहाँ इनका कहना है कि यस, बिकॉज देर इज सो मेनी डिफरेंस। अब सो मेनी डिफरेंस का क्या मतलब है? इंटर रीजनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में डिफरेंस मानते हैं ये। जो डिफरेंस इन्होंने दिए थे वो मैंने आपसे 2nd वीडियो में डिस्कस किया था। वहीं पर जो हमारे ओहलिन हैं, ठीक है, ओहलिन का कहना ये है कि इनमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है और इसे आप एक अलग थ्योरी देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं होगा। इसके लिए कोई बहुत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही थ्योरी से काम चला सकते हैं, हम एक ही थ्योरी से काम चला सकते हैं, एक ही थ्योरी जो आपकी किसी एक स्टेट, एक राज्य, एक देश के अंदर काम करती है, वही थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी काम कर सकती है। ठीक है, कोई अलग सिद्धांत बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें तो हमें देखने को मिलता है कि क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू था क्या एक्चुअल में, तो हम इसको देख लेते हैं। एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ही हैं, ध्यान रखना। एमिनेंट इकोनॉमिस्ट प्रोमिनेंटली इंक्लूड एडम स्मिथ, रिकार्डो, J.S. मिल
एक्सेट्रा, इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में इन सब का मानना था कि कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। वो कौन से अंतर हैं आपको सेकंड वीडियो में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आई बटन पे आपको जो वीडियो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक कर सकते हैं और जाकर के पुरानी वीडियो जो इससे पहले अपलोड हुई उसे देख सकते हैं। उनका कहना था कि डिफरेंट नेशनल पॉलिसीज, डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स, डिफरेंस इन करेंसी स्टैंडर्ड एंड डिफरेंट ट्रेड पॉलिसीज, ये इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड को एक दूसरे से अलग करती हैं। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि जो व्यापार होता है वो आंतरिक, जब देश के अंदर की बात की जाती है तो वहाँ पर अलग होता है, जब हम बात इंटरनेशनल की करते हैं वहाँ अलग होता है, क्योंकि वहाँ एक कंट्री रिप्रेजेंट कर रही होती है, ना कि एक कोई स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इन सारी पॉइंट ऑफ व्यू पे इनका मानना है कि जो इंटरनल ट्रेड है और जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो एक दूसरे से अलग हैं। फिर आगे ये कहते हैं जैसे टैक्सेशन, एक्सचेंज कंट्रोल, कोटा सिस्टम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं, आर द एलिमेंट दैट सेपरेट इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम नेशनल और डोमेस्टिक। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी आप पढ़ सकते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, प्रमुख रूप से एडम स्मिथ, रिकार्डो जे.एस. मिल आदि अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मौलिक अंतर होता है, जैसे कि विभिन्न राष्ट्रीय नीतियां, विभिन्न राजनीतिक इकाइयां, चलनमान को स्टैंडर्ड कहा जाता है, जैसे आपने गोल्ड स्टैंडर्ड, सिल्वर स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, में भिन्नता और भिन्न व्यापारिक नीतियां जैसे टटकर और आपका विनिमय नियंत्रण, कोटा प्रणाली आदि ऐसे तत्व हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गृह व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार से पृथक करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक, जिसको हम समझ लिए कि क्लासिकल का व्यू क्या था। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि ओहलिन इस बात पे क्या बोलते हैं। ओहलिन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि सबसे पहले आप ये जान लें कि ये स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे। प्रोफेसर बर्टिल ओहलिन has challenged the opinion of eminent economists that a separate theory is needed for the international trade and has propounded the view that there is no need for a separate theory for international trade। ठीक है, इनका ये मानना था कि एमिनेंट इकोनॉमिस्ट ने जो कहा कि एक सेपरेट थ्योरी बननी चाहिए वो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पॉइंटिंग आउट सिमिलैरिटी बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, Ohlin stated that international trade is only a specific form of trade। ये बहुत ज़रूरी है जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि ये डेफिनेशन किसकी, अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले हो तो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये डेफिनेशन आपको दे देगा और कहेगा कि ये डेफिनेशन किसकी है बताइए हमें। तो ये डेफिनेशन है आपकी ओहलिन की। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका ओहलिन का है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंतरिक व्यापार की केवल एक विशिष्ट दशा ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे। अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो पृथक सिद्धांत के बारे में बातें कही गई, ओहलिन ने जो अपने सेपरेट थ्योरी के बारे में ना बनाने को लेकर के जो अपने आर्गुमेंट्स दिए थे, या यूं कहें कि उन्होंने जो आपके एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं या अगर हम कहें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जो तर्क दिया था कि भाई इसके लिए अलग से सिद्धांत बनाना ज़रूरी है, उसका विरोध कैसे किया, उसके विरोध में जो तर्क दिए वो कौन कौन से दिए। सबसे पहले तर्क जो आपका आता है वो आपके सामने है। ये 3 तर्क मैंने उठाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है कॉम्परेटिव कॉस्ट, दूसरा है लेबर एंड कैपिटल मोबिलिटी और तीसरा है डिफरेंट करेंसी स्टैंडर्ड। ये तीनों बातें ऐसी थीं जिसके बेसिस पर आपके जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मानना था कि इन कारणों की वजह से आपको एक अलग ज़रूरत है कि आप एक सेपरेट थ्योरी बनाएं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो एक एक करके हम सबके बारे में समझेंगे कि तुलनात्मक लागत पे कैसे काउंटर किया ओहलिन ने, कैसे उन्होंने लेबर और कैपिटल की मोबिलिटी को काउंटर किया, और फिर डिफरेंट करेंसी स्टैंडर्ड को कैसे उन्होंने काउंटर किया और बताया कि ये जो तर्क आपने दिए हैं ये तर्क कहीं से भी सही नहीं हैं, और इन तर्क को अगर हम माने और आपकी बात माने तो जो काम हम करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम देखने जा रहे हैं वो ठीक नहीं होगा। एक अलग से सेपरेट थ्योरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगले टॉपिक पे बढ़ें तो हम देखते हैं सबसे पहले कॉम्परेटिव कॉस्ट। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनकी बात क्या थी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा था। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है,
ठीक है, वो होता है कंपैरेटिव कॉस्ट के बेसिस पर, या यूं कहें कि कंपैरेटिव कॉस्ट के बेसिस पर ही हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। ये फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड होने के लिए ज़रूरी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या बातें हैं। तो हम इधर ले लेते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को और इधर ले लेते हैं ओहलिन को। अब आपको ध्यान से बात को समझना है। सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि कंपैरेटिव कॉस्ट ही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान लेते हैं कि यूरोप है, ठीक है, यूरोप में हम एक कंट्री का नाम ले लेते हैं जिसका नाम रशिया है, और अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, तो कंपैरेटिव कॉस्ट का मतलब ये है कि रशिया जो है वो किसी गुड्स को बनाने में 100 रुपए की लागत लगाता है, ठीक है, 100 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आती है किसी भी एक गुड्स को बनाने में। पर्टिकुलर उसी गुड्स को बनाने में इंडिया की कॉस्ट जो है वो आती है 150 रुपीज़। कितनी आती है? 150 रुपीज़ आती है। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रशिया को इस पर्टिकुलर गुड को बनाने में कंपैरेटिवली देन इंडिया के फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वही गुड्स वो 100 रुपये में बना ले रहा है और वही गुड्स इंडिया को बनाने के लिए 150 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब अगर हम दूसरी गुड्स का एग्जांपल लें, ये हमारी फर्स्ट गुड हो गई, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट गुड्स हो गई, और हम सेकंड गुड्स का एग्जांपल लें तो मानते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि सेकंड गुड्स हैं। अब मानते हैं कि रशिया उसी गुड्स को बनाने में 100 रुपये समझ लेते हैं या डॉलर समझ लेते हैं खर्चा करता है। ठीक उसी चीज़ को इंडिया बनाने में मात्र 50 रुपये लाता है। तो अगर हम सेकंड गुड्स में कंपेयर करें तो हमको देखने को मिलता है कि रशिया के कंपैरेटिवली हम अच्छी पोजीशन पर हैं, क्योंकि हमें वही गुड्स 50 रुपये में हम बना लेते हैं और वही गुड्स बनाने के लिए रशिया 100 रुपये लगा रहा है। अब अगर हम देखें कि फर्स्ट गुड कौन बनाए, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि फर्स्ट गुड आपको रशिया को बनाने देना चाहिए और सेकंड गुड इंडिया बनाए, ताकि इन दोनों के बीच में इन दोनों वस्तुओं का ट्रेड हो सके। बात समझ में आ गई? इन दोनों वस्तुओं का ट्रेड किया जा सके। तो आई होप कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया कि कंपैरेटिव कॉस्ट क्या कही जाती है और क्या इनका व्यू था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का यही व्यू था कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट है वो जिस देश को कम आ रही है, या यूं कहें कि जिस देश को किसी गुड्स को बनाने में कम लागत आ रही है, तो अन्य देशों को चाहिए कि वो गुड्स उसके यहाँ से इंपोर्ट कर ले, बजाय इसके कि वो खुद बनाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट बात कही गई थी, एक्चुअल में वो बात जो कंपैरेटिव कॉस्ट की बात कही गई है हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा, वो कही गई थी इंटरनेशनल ट्रेड के एग्जांपल दे करके, या इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में कही गई थी। लेकिन उनका ये कहना था कि दो देशों के व्यापार में, अगर हम बात करें कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है, तो उनका कहना था कि दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो कंपैरेटिव कॉस्ट की वजह से होता है। और कंपैरेटिव कॉस्ट जो होती है ये अंतर क्षेत्रीय, या यूं कहें कि आपके इंट्रा रीजनल ट्रेड में नहीं होती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि यूपी और एमपी के बीच में अगर ट्रेड होना है तो यहाँ पर कंपैरेटिव कॉस्ट मायने नहीं रखती है? क्या ऐसा है? बताओ मुझे, सोचो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। क्या यूपी में और एमपी में कंपैरेटिव कॉस्ट, या क्यों कहें कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत लागू नहीं होता है? क्या कोई ऐसी गुड्स नहीं है जो यूपी एमपी से बेटर बनाता है, या कोई ऐसी गुड्स नहीं है जो एमपी यूपी से बेटर बना ले? तो ऐसी बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो यूपी एमपी से अच्छी बनाता है। हम सपोज करते हैं कि यूपी जो है वो आपका ऐसे एरिया में आता है जहां पर तराई इलाका का क्षेत्र ज़्यादा है। अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी में थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है कि ये आपके हिल्स ज़्यादा हैं, अच्छे वन हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम वुड की बात करें तो वुड के मामले में एमपी बेटर है, किससे? यूपी से, ठीक है। तो अगर हम कहें कि फर्नीचर को लेकर के, तो क्या फर्नीचर एमपी में अच्छा बनेगा या यूपी में अच्छा बनेगा? बताओ ज़रा। क्योंकि वुड जो है वो, अगर हम मान लें कि वुड यूपी में कम होता है, मान लेते हैं कि वुड, सपोज करें एग्जाम्पल लें कि वुड जो है वो आपकी यहाँ पर यूपी में 70% है, ठीक है, और वही लकड़ी अगर हम बात करें तो एमपी में 100% है। तो एक बात बताइए आप कि फर्नीचर की अगर हम बात करें, हमें फर्नीचर के बारे में देखना है, तो फर्नीचर कौन अच्छा बनाएगा भाई? जिसके पास लकड़ियां, स्टॉक लकड़ियों का ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एमपी बेटर कंडीशन में हो जाता है। मैं एक्चुअली में आपको कंपैरेटिव कॉस्ट के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके इंट्रा रीजनल ट्रेड होते हैं, जैसे अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर भी स्टेट्स में भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंस पाए जाते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में भी पाए जाते हैं। तो जो बातें यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कही कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कंपैरेटिव कॉस्ट के लिए होता है और
इंट्रा रिलीजन ट्रेड में या होम ट्रेड में, गृह व्यापार में कंपैरेटिव कॉस्ट नहीं होती है, इसलिए हमें सेपरेट थ्योरी चाहिए। ओहलिन ने उसी बात पर यूं कहें कि अपोजिट में ओहलिन ने ये बात बोली काउंटर करते हुए कि आपकी जो ये बात है कंपैरेटिव कॉस्ट की, ये सिर्फ वर्ल्ड में लागू नहीं होती, वर्ल्ड ट्रेड में या इंटरनेशनल ट्रेड में लागू नहीं होती, ये लागू होती है इंटर रिलीजन ट्रेड में या होम ट्रेड में भी ये बात लागू होती है। हम होम ट्रेड में भी कई बार ये देखते हैं कि दो राज्य अलग अलग चीज़ों में माहिर होते हैं और वहाँ पर किसी पर्टिकुलर गुड्स को बनाने में उनकी कॉस्ट कम आती है, इसलिए हम यहाँ पर भी ये बात देखने को पाते हैं। तो ओहलिन का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था, इस तरीके से ओहलिन ने कंपैरेटिव कॉस्ट पे काउंटर किया, किसको? एमिनेंट इकोनॉमिस्ट को काउंटर किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड में आप बात आती है लेबर एंड कैपिटल मोबिलिटी की। तो अगर आपको याद होगा तो हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट था। वो क्या था, हम वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया था कि जो लेबर और कैपिटल की मोबिलिटी होती है, ये विद इन कंट्री, अगर हम इंडिया की बात करें तो विद इन कंट्री लेबर और कैपिटल मोबिलाइज होते हैं बहुत ज़्यादा, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं देखी तो उसमें देखना जा करके, मैंने इसको मेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो लेबर और कैपिटल होती है, ये एक देश के अंदर मोबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है, या यूं कहें कि यहाँ पर इन्होंने फुली मोबाइल की बात कर गई। क्या कही? उन्होंने कहा कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कहा कि यहाँ पर लेबर जो है ये फुली मोबिलाइज्ड होता है। क्या? कहीं भी आ जा सकता है, किसी भी राज्य में जा कर के व्यापार कर सकता है, किसी भी राज्य में अपनी कैपिटल लगा सकता है। लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल ट्रेड की तो ये मोबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए हमें सेपरेट थ्योरी की ज़रूरत है। अब इस पर ओहलिन क्या बोलते हैं? ओहलिन का कहना यह है कि ऐसा नहीं होता है कि एक ही राज्य या एक ही आपके देश के अंदर फुली मोबिलिटी पाई जाती है। कई बार ये ऐसा होता है, जैसे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि सखाराम जम्मू से दौड़ आते हैं यहाँ जॉब करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार ये होता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक देश के अंदर भी आपको इधर उधर जाने से रोकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भाषा कई बार मायने रखती है। कोई साउथ इंडिया का आदमी कहीं भी जाके एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अक्सर आप देखते हो कि नॉर्थ इंडिया के आदमी आपको साउथ इंडिया में जॉब करते हुए बहुत कम दिखते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो भाषा, उसके साथ साथ उनके भोजन खाने का जो तरीका है, और उसके साथ साथ अपना जो रहन सहन है, ठीक है, जो कल्चर है, वो भी अलग अलग होता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है, जो अक्सर आप लोग प्रैक्टिकली देखने को पाते हो, वो होता है आपके संबंध। कौन सी चीज़ें? आपके संबंध। आप अपने संबंधों को छोड़ करके नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं आपको जॉब मिल जाए, पास में, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, जिससे आप अपने घर को भी मैनेज कर लो और अपनी जॉब को भी मैनेज कर लो। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसको ओहलिन ने कहा कि भाई आप जो बोल रहे हो वो ठीक नहीं है। वो इसलिए ठीक नहीं है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर, अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया के अंदर भी बहुत लोगों को रोकती हैं एक शहर से दूसरे शहर मूव करने के लिए, जॉब करने के लिए। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे करके आपको समझाता हूँ। सपोज करिए यूपी में एक आदमी है जो लखनऊ में रह करके आपको 15,000 रुपये की जॉब कर रहा है। ठीक है, 15,000 रुपये की जॉब कर रहा है वो। अब 15,000 रुपये उसको मिल रहे हैं। मैंने उससे कहा तुम दिल्ली चले जाओ। कहाँ चले जाओ? दिल्ली चले जाओ। अब दिल्ली जाओ और मैं तुमको 20,000 रुपये पेड करूंगा। ठीक है, और वो बंदा लखनऊ में भी रेंट पे रह रहा था और दिल्ली में भी उसको रेंट पे रह करके जॉब करनी है। आपको लगता है कि, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि आप यूपी के लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट होगे? आप नहीं शिफ्ट होगे ना। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल सा है, हम लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट नहीं होंगे क्योंकि सिर्फ इंक्रीजमेंट 5,000 रुपीज़ का हुआ है, इसलिए ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है रहन सहन। वहाँ का जो दिल्ली में आप और लखनऊ में आप बहुत अंतर पाओगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, महंगाई ज़्यादा है। अगर आप यहाँ 15,000 रुपये लेकर के कमा रहे हो, ठीक है, आप मान लो सपोज करो आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके जानने वाले आपके आसपास रह रहे हैं जो आपको वहाँ पर मदद कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली जाने के बाद तो मदद जो होगी वो तब भी हो सकती है पॉसिबल, क्योंकि आप हैं तो देश के अंदर ही, लेकिन अब मदद आपको, अगर हम कहें फिजिकली फॉर्म में नहीं हो पाएगी। आपके चाहने वाले, आपके संबंध, तो वो आपकी फिजिकली मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिजिकली मदद करने के लिए उन्हें दिल्ली मूव होना पड़ेगा। इस बात का बेहद ख्याल रखना है
कि जो श्रम और पूंजी होती है ये सिर्फ विदेशों में जाने में ही सिर्फ इनमें मोबिलिटी कम नहीं होती है, बल्कि देश के अंदर रहते हुए भी कैपिटल और लेबर में मोबिलिटी कम होती है। इस बात को ओहलिन ने कहा। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, जो एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्या कही थी। अगला जो तर्क दिया था हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, जो कि आपका है डिफरेंट करेंसी स्टैंडर्ड। अब ये बात थोड़ी सी समझ आती है कि हाँ भाई, इंडिया में चलता है रुपया, और अगर हम अमेरिका जाते हैं तो वहाँ डॉलर चलता है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पाकिस्तान रुपया चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखने को मिलता है कि वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें सबकी अपनी अपनी करेंसी है, सबकी अपने अपने करेंसी स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर हम देखें कि ओहलिन ने इस बात को कैसे तोड़ा, ओहलिन ने इसको काउंटर कैसे किया, तो वो हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिफरेंट करेंसी स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू को जब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने रखा तो उन्होंने क्या तर्क दिया। उन्होंने कहा कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सेपरेट थ्योरी की जरूरत है, क्योंकि जब हम व्यापार करते हैं तो इंटर रिलीजन ट्रेड में, अगर हम बात करें इंटर रीजनल ट्रेड में, तो हमको देखने को मिलता है कि एक कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही करेंसी स्टैंडर्ड होता है, या हम कहें कि भारत के अंदर रुपया ही चलेगा। भारत के किसी अब जगह पे जाएंगे तो आपको वहां पाकिस्तानी रुपया चलता नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो वहां पर करेंसी चेंज होने की वजह से हमें जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए हमें एक सेपरेट थ्योरी की जरूरत है। ये बात कही थी आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसको कैसे काउंटर किया था ओहलिन ने, वो देख लेते हैं। ओहलिन का कहना यह है कि आपने जो तर्क दिया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का को कहते हुए ओहलिन कहते हैं कि आपने जो तर्क दिया वो भी मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा जो है ज़रूरी है कि उसके लिए हम एक सेपरेट थ्योरी बना लें। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जब हम देखने को पाते थे कि एक ही देश के अंदर दो मुद्राएं चलती थी। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया और कहा कि स्वतंत्रता से पूर्व हैदराबाद जो रियासत हुआ करती थी उस समय निजामों की, वहां पर हमें देखने को पता चलता था कि भारत में जो रुपया चलता था, ये पूरे भारत में जो रुपया चलता था उससे अलग करेंसी चलती थी हैदराबाद में। और आप जान करके शॉक्ड हो जाएंगे कि ये सच है, ठीक है। तो ये सच्चाई थी, लेकिन फिर भी हैदराबाद भारत के अन्य क्षेत्रों से व्यापार करता था। तो ये तो हमें देखने को मिल रहा है कि एक देश में दो दो करेंसीज चल रही हैं। जबकि अगर हम ओहलिन की इस बात को आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ओहलिन की इस बात को आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमें देखने को मिलता है कि अब ऐसा नहीं होता है। लेकिन ओहलिन ने फिर भी ये कहा कि हमारी बड़ी समस्या, या यूं कहें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि करेंसी स्टैंडर्ड कैसे सेट होगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम डिफरेंट मार्केट में प्राइस को कैसे स्टेबलाइज करेंगे। प्राइस कैसे हम स्टेबलाइज करेंगे, कैसे प्राइस किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का इंटरनल ट्रेड में और एक्सटर्नल ट्रेड में डिसाइड करेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है, ना कि ये समस्या है कि अलग अलग करेंसी स्टैंडर्ड हैं पूरी दुनिया में। तो एक बात ये भी है, यहाँ पर ये बात कहते हुए ओहलिन ये भी कहते हैं कि अलग अलग करेंसी स्टैंडर्ड उनकी जो व्यापार होता है उससे नहीं, बल्कि परचेजिंग पावर से रिलेट रखते हैं। अगर किसी करेंसी की वैल्यू हाई हो रही है, इट मीन्स कि परचेजिंग पावर उसकी हाई हो रही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि करेंसी स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है जितना प्राइस इन्फ्लुएंस करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को, या मार्केट को कह लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट की सिर्फ दो ही फोर्स होते हैं। मार्केट के कौन से दो फोर्सेस हैं आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के दो फोर्स हैं, मैंने कई बार बताया है आपको। एक तो होता है आपका प्राइस और दूसरा आपका क्या होता है, डिमांड। ये दोनों फोर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में, किसी भी मार्केट में, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो होम ट्रेड की मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, वहां पर ये दोनों फैक्टर मार्केट फोर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ओहलिन इस बात को काउंटर करते हुए ये कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या करेंसी स्टैंडर्ड ना हो करके प्राइस है। हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि प्राइस को कैसे स्टेबल किया जा सके डिफरेंट मार्केट्स में, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक बहुत ही कंसाइज वे में आपको समझ में आ गया। ये टॉपिक वीडियो बनाने का पर्पज ये था कि आपको ये समझ में आ सके, जब हम ट्रेड थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग में ओहलिन के पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बने रहने चाहिए, ताकि जब आप ओहलिन के बारे में पढ़ो, जब आप उनकी थ्योरी के बारे में पढ़ो, तो आपको ये पता रहे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो यही क्रिटिसिज्म्स हैं जो ओहलिन ने काउंटर करते हुए किसकी की थी, किसका काउंटर किया था, जो हमारे
एमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे, या यूं कहें हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनको काउंटर करते हुए कहा था। इसलिए इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आगे चल के आप जितनी भी ट्रेड थ्योरीज पढ़ोगे, चाहे वो एडम स्मिथ की हो, हेक्चर-ओलिन थ्योरी हो, इन सारे थ्योरीज के बारे में आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी, आपके पकड़ उस पर तभी बन पाएगी जब तक आप इस सारी क्रिटिसिज्म और इन सारी मान्यताओं को लेकर के नहीं चलेंगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई। अगर आपको ये हल्की सी भी समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना वीडियो को। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन आई होप कि आपको समझ में आ गया है। कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। कंक्लूजन में साफ साफ प्रोफेसर ओलिन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत के विरोध में जो तर्क दिए, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि सिद्धांत आंतरिक और अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर लागू होते हैं, वही सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू होते हैं। और उनका एक बहुत प्यारा सा कोट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल ट्रेड इज ओनली अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इंट्रा रीजनल ट्रेड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आंतरिक व्यापार की केवल एक विशिष्ट दशा है। विशिष्ट दशा का मतलब सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज की बातें हैं। बाउंड्री के बाहर आप इंटरनेशनल कह देते हो, बाउंड्री के अंदर आप इंटर रीजनल कहते हो, बस सिर्फ बाउंड्रीज। और इतिहास के पन्नों में अगर देखा जाए तो ये बाउंड्रीज तो हमेशा चेंज होती रही हैं। भाई आज जो पाकिस्तान है हमारा, ठीक है, जो हमारा हुआ करता था, वो टूटने से पहले अगर हम देखें तो भारत तो यहाँ पे भी था। तो ऐसा तो है नहीं, तो बाउंड्रीज तो चेंज होती रहती हैं। तो बस ये एक विशिष्ट दशा है, इसके लिए स्पेशल थ्योरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए, आपके दिमाग में एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बन गया होगा। अब जब हम थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियो आपकी होगी एडम स्मिथ का निर्क्षेप लाभ सिद्धांत, जिसको आप एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज या एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी पढ़ते हो। इसे 2x2 मॉडल थ्योरी भी कहा जाता है, 2x2 मॉडल थ्योरी भी कहा जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।